हेलो नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की पिछले 2-3 साल की एग्ज़ाम्स में, एसएससी की एग्ज़ाम्स में, आरआरबी की एग्ज़ाम्स में, यूपी पुलिस की एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस प्रश्न में हम रीजनिंग के लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे। और इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, जिससे आप परीक्षा के समय अपना अति महत्वपूर्ण समय बचा पाएँ और हाल ही की जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आरआरबी, एएलपी और अन्य जो निकट भविष्य में परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में हमें विषम अक्षर या अक्षर समूह चुनना है, मतलब ऑड लेटर का क्लस्टर हमको चुनना है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित रीजनिंग को, निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं और एक उनमें से भिन्न है, वो हमको ज्ञात करना है। जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला या अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है रीजनिंग में, तो हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 अक्षर होते हैं और इसमें हम प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3 और इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, वाई की होती है 25 और जेड की होती है 26। अब ए से लेके जेड तक हमने 1 से लेके 26 तक प्लेस वैल्यू दे दी। इसको हम जनरली फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी किसी प्रश्न में हमें सेकेंड सीरीज प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जब हम Z के बाद फिर से अल्फ़ाबेट लिखना शुरू कर दें, तो Z के बाद अगर हम A B C फिर से लिखें तो हम इस A को 27 नंबर दे देंगे, B को 28 नंबर दे देंगे। इस प्रकार से A हो जाएगा 27 पे, B हो जाएगा 28 पे, C हो जाएगा 29 पे और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो Z आखिरी में 52 नंबर पे हो जाएगा। इसको सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट लगती है और तीसरी जो कॉन्सेप्ट लगती है वो हमको लगती है अपोजिट पेयर वाली। अपोजिट पेयर कब होता है? जब 2 लेटर दिए हों, 2 लेटर दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू हो, उनका जो सम हो, उनका जो योग हो वह 27 हो। वो कैसे? उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे ए जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 माफ़ कीजिएगा और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। इन दोनों को जब टोटल किया जाए तो ये होती है 27। तो अब इस केस में जब प्लेस वैल्यू का टोटल 27 हो गया तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसी प्रकार देखिए, अगर हम b और y को देखें तो b की प्लेस वैल्यू होती है 2 और y की प्लेस वैल्यू होती है 25, तो इन दोनों का टोटल होता है 27। तो ये b और y एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। अन्य उदाहरण cx होता है, dw होता है और ऐसे ही देखें रैंडमली तो mn होता है, st होता है। इस प्रकार से ये जी टी होता है। इस प्रकार के ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। एस आई होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा ये हमको देखना है। यहाँ पे देखिए टी टी वी जेड दिया हुआ है, तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, उसके बाद फिर से दिया हुआ है टी, तो उसकी प्लेस वैल्यू है 20, फिर दिया हुआ है वी, वी की प्लेस वैल्यू है 22 और जेड की प्लेस वैल्यू है 26। तो ये किस प्रकार से लॉजिक लगा है यहाँ पे? ये तो टी और टी मतलब ये समान है, फिर यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ पे +4 हुआ। दूसरे वाले में देखते हैं डी डी एफ के दिया हुआ, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यहाँ पे भी होता है 4। उसके बाद एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये तो इनमें दोनों में 0 का अंतर हुआ। यहाँ से 4 से लेके 6 मतलब +2 हुआ और 6 से लेके 11 मतलब +5 हुआ। अब तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, जे होता है 10वें नंबर पे, जे की प्लेस वैल्यू है 10, यहाँ पे भी 10, एल होता है 12 पे और पी होता है 16 पे। तो इन दोनों के बीच में 0 का अंतर हुआ। 10 से लेके 12 पे आए मतलब +2 हुआ और 12 से लेके 16 पे आए मतलब +4 हुआ। और आखिरी ऑप्शन पे भी चलते हैं। आर होता है 18 पे, यहाँ पे भी 18 पे, टी होता है 20 पे और एक्स होता है 24 पे। तो आर से 18 से 18 मतलब 0 हुआ, फिर 18 से 20 +2 और 20 से 24 मतलब +4।
तो पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में 0 + 2 + 4, 0 + 2 + 4 हुआ है, लेकिन दूसरे में 0 + 2 + 5 हुआ है। तो ये जो दूसरा है ये बाकी तीन से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन का एक प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, वो हमको चुनना है जो बाकियों से अलग हो। 4 जो शब्द दिए हुए हैं उनको हमको रीजनिंग के आधार पे, लॉजिक के आधार पे डिसाइड करना है कि कौन से 3 एक समान है और एक भिन्न है। जियोलॉजी, हम जानते हैं जियोलॉजी का हिंदी में अर्थ क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान होता है ये। और बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, गायनोकोलॉजी, मतलब ये स्त्री रोग से संबंधित मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। डर्मेटोलॉजी, मतलब ये त्वचा रोग से संबंधित मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। और न्यूरोलॉजी, ये मस्तिष्क रोग से संबंधित मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। तो दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन पे जो शब्द दिए गए हैं वो मेडिकल साइंस की किसी ना किसी शाखा के से संबंधित है, लेकिन जियोलॉजी एक दूसरा अलग विषय होता है जो भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 बाकी तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीके या जनरल अवेयरनेस से संबंधित सेक्शन, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसी में आपकी मदद करने के लिए हर्षाली एकेडमी आपके लिए लाया है 10,000 जीके MCQs का एक कंसोलिडेटेड PDF, जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसमें हमने 10,000 जो प्रश्न लिए हैं वो हर एक विषय से संबंधित, जैसे स्पोर्ट्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी से संबंधित, हिस्ट्री, इस प्रकार के सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और इसकी जो हमने प्राइस रखी है वो मात्र 49 रुपये रखी है। ये PDF आप इस लिंक पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो मात्र 49 रुपये, जो आपके 1 कप कॉफ़ी या फिर 1 टाइम के नाश्ते के खर्चे के बराबर हैं, आप इस PDF से अपनी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तुरंत ऑर्डर कीजिए, ये आपको PDF इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में मिल जाएगी। इसके साथ ही जो आज का वीडियो है इसकी PDF भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे होस्ट की हुई है। आप कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमें कहा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं, यहाँ पे जो संख्याएं हैं 61 दिया हुआ है, फिर 88 है, फिर 142 है, फिर 223। तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बड़ा नहीं है, मतलब संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। तो जब भी संख्याओं के बीच का अंतर तुलनात्मक रूप से कम होता है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हमें हमारा जो उत्तर है वो प्लस या माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय कि गुणा, भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से। अब देखते हैं यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है संख्याओं के बीच का। तो अगर 61 और 88 का अंतर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 2, मतलब इन दोनों के बीच में +27 हुआ। अब 88 और 142 के बीच में अंतर निकालते हैं तो 12 में से 8 जाते हैं तो बचते हैं 4, फिर बचे इधर 13, 13 में से 8 गए तो बचा 5, मतलब +24। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 में से 2 गए तो 1, और ये 22 में से 14 गए तो बचे 8। तो ये किस प्रकार से अंतर बढ़ रहा है, देखिए पहले था +24, फिर है +54, फिर है +81। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो 11 में से अगर 3 गए तो बचते हैं 8, फिर बचते हैं 32, 32 में से 22 गए तो 10। मतलब ये इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही है, +27, +54, +81, +108। तो अब आगे क्या हो जाएगा, इसमें फिर से हम 27 जोड़ देंगे तो हमें हमारा अंतर मिल जाएगा। इसमें 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। तो अब अगर हम 331 में 135 जोड़ दें तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 664। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलॉजिज्म से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और
इन स्टेटमेंट के आधार पे ही जो कंक्लूजन दिए गए हैं हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन इसका पालन कर रहा है, कौन सा इसका पालन नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है हमको, नो जे इज़ आर। तो जब भी ऐसे सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वेन डाइग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, नो जे इज़ आर, तो हम जे के लिए एक मान लेते हैं, ये सर्कल बना दिया हमने, और आर के लिए एक सर्कल ये बना दिया। अब इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो इसको इस प्रकार से दिखाते हैं हम। अब क्या कहा गया है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया है हमें, नो आर इज सी। अब नो आर इज सी, ये जो आर है और एक सी मान लेते हैं ये वाला सर्कल है, तो आर और सी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जे और सी के लिए कोई बात नहीं बोली गई है। तो ये एक संभावना तो ये हो जाती है कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि जे और सी आपस में किसी तरह से कनेक्टेड हो, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी के आधार पे जो कंक्लूजन हैं हम उनको कंसीडर करते हैं। अब पहला कंक्लूजन हमसे क्या कहा गया है, ऑल जे आर सी। तो जे और सी के बीच में क्या कनेक्शन है, जे और सी के बीच में एक संभावना तो ये बन रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हो, और एक संभावना ये है कि इन दोनों की ओवरलैपिंग हो। तो कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जो कंक्लूजन एक है वो तो फॉलो हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते। दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं, सम आर जे, लेकिन यहाँ पे हमको कहा गया है जे और आर एक दूसरे से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस का चिन्ह है, तो कंक्लूजन 2 भी फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन 3 पे चलते हैं, ऑल सी आर। सी और आर में भी हमें शुरू में ही कह दिया था कि सी और आर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे भी जो इन दोनों के बीच में ये है क्रॉस का चिन्ह है, तो ये भी पालन नहीं करता है। तो जो तीनों कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न में 25 से लेकर 30 सेकेंड का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि कागज के एक टुकड़े को इस नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, जब इसे खोला जाएगा तो ये कैसे दिखेगा। एक कागज का टुकड़ा है जिसे इस प्रकार से फोल्ड किया गया है, पहले मतलब इतने हिस्से में यहाँ से फोल्ड किया गया है, इतने हिस्से में, और इतने हिस्से में यहाँ से ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ऐसे पंच किया गया है। अब फिर हमसे बोला गया है कि जब इसे खोला जाएगा तो ये कैसे दिखेगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं हमें उस आकृति को देखना चाहिए जो डिफरेंशिएटर हो, जो डिफरेंस बना रही हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो आकृति है, एक ये इस प्रकार का डायमंड टाइप फिगर दिख रहा है। अब जब इसे खोला जाएगा तो भी ये वैसे ही दिखेगा, इसी प्रकार दिखेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जो एक यहाँ पे सर्कल है, ये सर्कल भी वैसे ही दिखेगा इस प्रकार से, और ये यहाँ पे जो स्क्वायर है ये भी वैसे ही दिखेगा। लेकिन जो अंतर पैदा करेगा वो ये वाला आकृति होगी, जो ये आधा कटा हुआ सर्कल दिख रहा है या 1/4 कटा हुआ सर्कल दिख रहा है। काटते टाइम ये कैसा था, ये इस प्रकार से था, इस प्रकार से था, और जब इसे काट के खोला जाएगा तो ये इसका अपोजिट कैसा हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। तो हमें ऑप्शंस में वही वाला ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से हम चलेंगे तो वही वाला ऑप्शन देखना है जिसमें ये वाला जो सर्कल, कटा हुआ सर्कल है, इस प्रकार से दिख रहा हो, इस प्रकार से दिख रहा हो। अब देखिए ये पहले ऑप्शन में है क्या, नहीं है। दूसरे ऑप्शन में तो यहाँ पे सर्कल आ गया, नहीं है। तीसरे ऑप्शन में इस प्रकार से है और चौथे ऑप्शन में इस प्रकार से। इन दोनों में देखते हैं तो ये तो यहाँ पे तो ये इस प्रकार से ही दिख रहा है। अब ऊपर वाले आकृति पे आ जाते हैं तो इस कटे हुए सर्कल के ऊपर है डायमंड, और लेकिन यहाँ पे आ गया है स्क्वायर, जबकि डायमंड आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे तो डायमंड आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, ये जो फिगर से संबंधित होते हैं, पेपर फोल्डिंग से संबंधित होते हैं, इनको करने का दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। प्रैक्टिस इज दी ओनली शॉर्ट ट्रिक टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। एनालॉगी से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें लेटर एनालॉगी दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है, अक्षर समूह ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है, उसी लॉजिक का पालन करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला अक्षर समूह ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ZM X के। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट लगानी होती है। Z की प्लेस वैल्यू होती है 26, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, इसी प्रकार X की प्लेस वैल्यू होती है 24 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। तो 26 से लेके 24 पे आए मतलब -2 हुआ, 13 से लेके 11 पे आए मतलब -2 हुआ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। Y होता है 25 पे और L होता है 12 पे। इसमें से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 23, इसमें से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 23 पे आता है W और 10 पे आता है J। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए लगने वाला समय 12 से लेके 15 सेकेंड होगा। उस 12 से 15 सेकंड में आप कैसे हेल्प कर पाएंगे, जब आपको प्लेस वैल्यू काफ़ी अच्छे से याद हो। प्लेस वैल्यू अच्छे से कब याद होगी, जब आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार के जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे हमने अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से अल्फ़ाबेट सीरीज़ को डिस्कस किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपके अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित जितने भी डाउट हैं आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और ऐसे प्रश्नों को आप काफ़ी कम समय में हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है। हमें कहा गया है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। जब भी ऐसे प्रश्न आए एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है, किसके बारे में बात की जा रही है, उस व्यक्ति का जेंडर हमको ध्यान रखना है। एक लड़के की तस्वीर मतलब जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वह एक मेल है। किसने कहा है, मोहन ने कहा है, यह भी एक मेल है। मोहन ने क्या कहा, वह मेरी माँ के पति का भाई है। मान लेते हैं मोहन नाम का व्यक्ति ये है मोहन। अब इसने क्या कहा मोहन ने कि ये जो लड़का है उसका रिलेशन अब हमको मोहन से ज्ञात करना है। वह मेरी माँ, किसकी माँ, मोहन कह रहा है मेरी माँ बोलेगा मतलब मोहन की माँ। मोहन की माँ मतलब अगर हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो वो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी, मोहन की माँ हो जाएगी। यहाँ पे माँ है, माइनस का चिन्ह। मेरी माँ के पति, माँ के पति मतलब जब हम इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे, माँ का पति ये हो गए। माँ के पति का भाई है, पति का भाई है तो ये भाई हो गया, पति का भाई ये हो गया। अब क्या कहा गया है, मतलब ये जो लड़का है वो यहाँ पे है। अब इसका मोहन से क्या संबंध है ज्ञात करना है। तो मोहन की माँ, माँ का पति मतलब मोहन के पिताजी हो गए, और पिताजी के भाई को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं चाचा, काका, इस प्रकार से बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब क्या कहा गया है हमें कि यदि इफ 40 @ 3 इसका मान 83 है और इसी प्रकार 60 #2 और #5 का मान 125 है तो ये समीकरण हमको हल करना है। क्या कहा गया है हमसे, काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है। सिर्फ हमको ये जो चिन्ह दिए हुए हैं कोड में, इनके हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जो 4 ऑपरेशन होते हैं, जोड़, भाग, गुणा और घटाना, वो हमको देखना है कि ये इनका मान क्या है। 2 और #3 इसका मान है 83। अब हमको ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें 40, 2 और 3 से जिससे हम 83 ला पाएँ। तो अगर हम 40 और 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 80, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको मिलता है 83। तो इसका मतलब क्या हुआ, @ का मतलब है गुणा करना और हैशटैग का मतलब है जोड़ना। इसकी पुष्टि हम दूसरे समीकरण से कर लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 60 #2 @2 इसका मान क्या है 125। हमने क्या डिसाइड किया था, @ का मतलब है गुणा करना, तो 60 × 2 और हैशटैग का मतलब है धन
माफ़ कीजिए, इसको काट देते हैं, 60 गुणित 2 धन 3, तो 6 दूनी 120, 120 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 5 है, माफ़ कीजिए, ये 5, 120 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 125 मिलेगा। तो ये बात कंफर्म हो गई कि एट द रेट का मतलब है गुणा करना और हैशटैग का मतलब है प्लस करना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 हैशटैग 3, तो ये क्या हो जाएगा 39 धन 13 और एट द रेट का मतलब है गुणा करना, तो 13 पंजे ये हो गया 65, और 65 में अगर हम 39 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 65, और 39 को जोड़ देंगे तो हमको 104 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को 20 से लेके 22 सेकंड में हमें हल कर लेना चाहिए। जीके एमसीक्यू से संबंधित ये जानकारी दोस्तों, हम जानते हैं जीके एक अभिन्न हिस्सा है। हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, जो क्वालिफाइंग सेक्शन होता है, साथ में स्कोरिंग सेक्शन भी होता है। जीके की तैयारी के बिना हमारी हर प्रकार की परीक्षा की तैयारी अधूरी है। इसी की समस्या का समाधान करने के लिए हर्षाली एकेडमी 10,000 जीके एमसीक्यूज का कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं मात्र 49 रुपये में। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे भी दी हुई है। आप इसे जब करेंगे तो 49 रुपये के भुगतान पे आपके मोबाइल में या आपके जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये तुरंत पीडीएफ मेल कर दी जाएगी। इससे आप अपनी जीके की तैयारी काफ़ी अच्छे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जीके की बुक भी आप खरीद सकते हैं ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कर सकें। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें 2 संख्याओं का सेट दिया हुआ है जो एक निश्चित लॉजिक, एक निश्चित रीजनिंग का पालन कर रहा है। उसी को हमको ढूंढना है और ऑप्शन में से वह उत्तर ढूंढना है जो इस रीजनिंग का पालन कर रहा हो। कौन सी संख्या दी हुई है, हमें दिया हुआ 58, फिर दिया हुआ 29 और फिर दिया हुआ 174। तो जब भी ऐसी संख्याएं दी हों, हमें ये देखना रहता है कि संख्याओं के बीच का अंतर कौन सा है, कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 58 और 29 है और उसके बाद सीधे 174 आ गया। तो हमें जो बड़ी संख्या है वो बाकी की संख्याओं से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें 80% केसेस में हमें हमारा उत्तर इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो 58 और 29 से हम 174 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 8 और 9 17, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब 87 मिला अगर इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो। और 87 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 174। मतलब ये जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों को जोड़ के हमें हमारी तीसरी संख्या, उसका दुगुना करने पे हमें हमारी तीसरी संख्या मिल रही। देखते हैं ये लॉजिक यहाँ इस सेट में भी लगा हुआ क्या, 62 + 33 कर दें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 95, और 95 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 190 मिलता है। यही लॉजिक लगा हुआ है। ऑप्शंस को देखते हैं कि इस ऑप्शन में इसका पालन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 52, यहाँ पे दिया है 13, दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलता है 65, और 65 का दो गुना होता है 130, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या होता है 5, और ये होता है 10, मतलब 105 है। 105 में अगर 2 का गुणा कर दें तो 210 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये बाकी के, वैसे तो हमें हमारा उत्तर मिल ही गया है, तो बाकी के ऑप्शन अगर हम नहीं भी देखें तो हमें परीक्षा में तो नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या डिस्कशन हम इनको एक बार देख लेते हैं। 68 और 13 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 8 और 3 11, हासिल का 111, 111 का 2 गुना होता है 222, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 140। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 4 11, हासिल का आया 1, 4 और 1 5 और 1 6, 61, 61 का 2 गुना होता है 122। तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हुए। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर से नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है, जो 5वीं और 6ठी संख्या के बीच में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। इसी प्रकार पहली और दूसरी संख्या के बीच में एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। वही लॉजिक का पालन करते हुए हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो एक चीज़ जो हमें सबसे पहले देखनी होती है कि जो संख्याएं दी हुई हैं वो किसी का पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है क्या। तो अब हम जानते हैं कि 216 किसका पूर्ण घन होता है, 216 जो होता है वो 6 का पूर्ण घन होता है।
इसी प्रकार 729 किसका पूर्ण घन होता है? 729 होता है 9 का पूर्ण घन। और 1728 किसका पूर्ण घन होता है? वो 12 का पूर्ण घन होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन सबसे पहले देखना चाहिए, और वो हम कैसे देख पाएंगे? जब हमें ये बिल्कुल कंठस्थ होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारी रीजनिंग की तैयारी में कम से कम 1 से लेकर 40 की संख्याओं के पूर्ण वर्ग हमको पूरी तरह से याद हो, और कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के पूर्ण घन हमको ठीक से याद हो। तो अब ये जो लॉजिक है ये हमको यहाँ पे देखने पे आ रहा है, क्योंकि इसके सामने पहली संख्या क्या थी? 12। इसके सामने पहली क्या संख्या क्या थी? 24। तो अब क्या हुआ है? मतलब ये जो संख्या पहली संख्या दी हुई है उसका आधा किया गया, मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कैसे मिली? x का आधा किया गया, x/2 किया गया और उसका पूर्ण घन किया गया। यहाँ पे थी 24, 24 का हमने आधा किया 12 और 12 के पूर्ण घन से हमको हमारी संख्या मिली। यहाँ पे थी 12, 12 का आधा किया हमने 12/2 किया तो हमको मिला 6 और 6 का पूर्ण घन किया। तो यहाँ पे ये क्या है? 9 है। अब इसका आधा किया था मतलब पहली संख्या क्या होगी? इसकी 9 की 2 गुनी होगी, 18। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।